नमस्कार, मैं सूर्यांश। हम यूपीएससी भवन के ठीक सामने हैं और यूपीएससी सीएससी के इस समय इंटरव्यूज चल रहे हैं। एक और पर्सनैलिटी, एक और व्यक्तित्व हमारे साथ है जो अभी अभी जस्ट इंटरव्यू देकर आए हैं। आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। सर, सबसे पहले इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बधाई। थैंक यू। आपके बारे में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, आपका परिचय क्या जान सकते हैं हम? तो जैसा कि मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं यूपी से हूँ और अभी आईएएस के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में अभी वर्किंग हूँ और ये मेरा सेकंड मेंस है, फर्स्ट इंटरव्यू था। आप अभी कार्यरत भी हैं सर। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, आप एंट्री पॉइंट पे थे, आप अंदर जाने वाले थे, आपसे कुछ पूछा ही जाने वाला था, उस समय की स्थिति जो मानसिक हो सकती है, दिल में धक धक वाली हो सकती है, या आप पूरे विश्वास के साथ जा रहे थे कि भाई देखा जाएगा जो होगा? नहीं, एक एंजाइटी तो हमेशा ही रहती है, कॉन्फिडेंस कितना भी हो, बट एक अंदर जाने से पहले एंजाइटी होती है। बट वही है कि वहाँ पे बोर्ड जो है वो कोडियल होता है और आपको मतलब अच्छे से सेटल करते हैं पहले, और बातचीत करने का तरीका है बेसिकली एक। और धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता रहता है तो एंजाइटी जो है वो पता लगती है। अच्छा, कुछ सवाल आप अगर रिकॉल कर पाएँ, किस तरह के सवाल आपसे हुए हैं? मेरा क्वेश्चन इंटरव्यू मोस्टली डेफ बेस्ड था। एक दो क्वेश्चंस इधर उधर से थे, बाकी मोस्टली डेफ बेस्ड था, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल भी था मेरा। मैं उसी फील्ड में काम भी कर रहा हूँ, तो मोर और लेस सिविल इंजीनियरिंग ही चला पूरा, और पूरा डेफ बेस्ड ही था। मैं जैसे मैं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में हूँ, तो उन्होंने एक द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा, कुछ कंसर्न्स से क्या गवर्नमेंट के वो। उसके अलावा एज एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, एक एज एन आईपीएस की आप क्या करेंगे, कुछ कंडीशन दी थी। तो मोर और लेस मतलब डेफ के अराउंड ही था। अच्छा, कोई सवाल ऐसा था जो आपको हिट कर गया, जिसकी तैयारी आपने कई बार की थी, या कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसके लिए आप तैयार ही नहीं थे और आपने कहा कि भाई देखिए ये कहाँ से आ गया? नहीं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था, मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। एक दो जगह थोड़ा मुझे लगा कि शायद आंसर सही नहीं कर पाया, बट ओवरऑल तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था, मतलब कोई ऐसा रैंडम क्वेश्चन तो कुछ नहीं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो अब तक की यात्रा है, उसका स्ट्रगल, उसे आपने कैसे मैनेज किया है? कहाँ विफलताएँ देखी हैं? उन विफलताओं को सुधारने के लिए आपने क्या किया? तो स्टार्ट तो मैंने 2021 में किया था, जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट आने के बाद। और अब क्योंकि वर्किंग था तो सिर्फ रात का टाइम निकल पाता था पढ़ने के लिए, तो अपने जो प्रिपरेशन है इस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज की कि आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स दोनों पे फोकस बैलेंस रहे, है ना। तो एक बहुत रेस्ट्रिक्टेड सोर्स थे मेरे, कोई नोट्स थे या कोई बुक्स थी, उन्हीं को बार बार उस पर फोकस किया। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ जो रहती है वो इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ से आपका एक स्ट्रीमलाइन हो जाती है आपकी प्रिपरेशन, आपके एफर्ट्स चैनलाइज हो सकते हैं, तो वो किया। आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कांस्टेंट हमेशा था टाइम का, बट ये कोशिश की कि सारा कंटेंट कवर हो जाए, एटलीस्ट सबके प्रोस कॉन्स जो है वो हमेशा माइंड में रहे। तो एक इस तरीके से किया, मतलब वो 2-3 घंटे जो कि निकल पाते थे। आप तो कार्यरत हैं, तो पढ़ाई को कितना समय आप दे पाते थे? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी मैनेज करनी थी। कितने घंटे पढ़ पाते होंगे आप? मैं अगर इफेक्टिव बताऊँ आपको तो 3 से 3.5 घंटे दिन के निकलते थे, इससे ज़्यादा हो नहीं पाता था। बहुत सारे विद्यार्थी हैं 17, 18, 15 घंटे आम बता रहे थे। उनके बारे में अगर आप कुछ 1-2 लाइनों में कहना चाहें? मैं मतलब 17-18 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उतना तो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ही नहीं मेरे हिसाब से। तो आप कोई फुल टाइम प्रिपरेशन भी कर रहा है तो 10 घंटे अगर पढ़ रहा है तो मोर देन इनफ है। और मुझे थोड़ा कम टाइम इसलिए भी लगता था क्योंकि मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था और उसमें मेरा कमांड ठीक था, तो ऑप्शनल में मुझे इतना टाइम देना नहीं पड़ा। तो जितना भी टाइम मैं देता था डेडिकेट करता था वो जीएस के लिए, तो इसलिए आप मान के चलो कि मेरा 2 से 3 घंटा कम हुआ होगा, बट 17, 18, 15 घंटे बहुत ज़्यादा है, इतना तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका ऑप्शनल, ज़्यादातर इंजीनियरिंग लाइन वाले लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि यूपीएससी की तरफ आ रहे हैं, सफल हो रहे हैं और बहुत अच्छे से सफल हो रहे हैं। डू यू थिंक इंजीनियर्स के लिए यूपीएससी बहुत आसान रास्ते बना रहा है? मतलब ऐसा तो मैं नहीं मानता कि आसान बना रहा है, मतलब सबके लिए ही बराबर ही एग्ज़ाम है। इस बार क्या, आप पिछली बार एग्ज़ाम सीसेट के एग्ज़ाम के हिसाब से पूछ रहे हो तो वो अलग बात है, उसमें थोड़ा इशू था, लेकिन ओवरऑल बैलेंस पेपर रहता है ना। मार्किंग स्कीम भी मेरे हिसाब से ऐसी है कि जो बैलेंस मार्किंग होती है, हर ऑप्शनल को वेटेज दिया जाता है। क्या कोई एडवांटेज मिलता है इंजीनियर्स को? मैं तो आपसे कहूँगा कि इंजीनियर्स के लिए एक डिसएडवांटेज ज़्यादा होता है। अगर आप मेरी बात करो तो मेरा सिविल इंजीनियरिंग है ऑप्शनल, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑप्शनल है। उसके साथ साथ उसको मुझे जीएस में भी उसकी कोई हेल्प नहीं थी, तो दोनों को बैलेंस करना ये बड़ी चीज़ है।
ना। तो एडवांटेज आप मान सकते हो कि ठीक है, प्रीलिम्स में सीसेट में आपको एडवांटेज मिल सकता है, बट वो उतना बड़ा एडवांटेज नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स को देखो, लास्ट ईयर छोड़ के, वो उतना बड़ा एडवांटेज मुझे नहीं लगता जितना मैं डिसएडवांटेज आपको बता रहा हूँ जिस लेवल पे। अच्छा, इस यात्रा में कौन वो लोग हैं जो आपको लगातार सपोर्ट करते रहे कि देखिए हम आपके साथ हैं, सफलता विफलता बाद की बात है, हम तो आपके साथ खड़े ही रहेंगे? किसी को आप समर्पित करना चाहें? मेरे पेरेंट्स ही खड़े हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। उसके अलावा मेरे जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, जो मेरे कलीग्स हैं, खैर उनका भी काफ़ी मतलब एक कोऑपरेशन हमेशा से था। उसके मेरे सीनियर्स जो हैं ऑफिस में, उन्होंने भी मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे हो काम का उस टाइप से। तो ओवरऑल सबका ही कंट्रीब्यूशन है। आपने बताया कि आपका जो स्टडी मटेरियल बहुत सीमित है। जब मेंस में आप जा रहे होते हैं, आंसर राइटिंग के लिए जा रहे होते हैं, न्यूज़पेपर धड़ाधड़ आप पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स को आप छानबीन कर रहे होते हैं, आप कहाँ थे? आपने कौन से रास्ते चुने हैं मेंस के लिए? कितनी आंसर राइटिंग की है? कितने मॉक्स लगाए हैं? आंसर राइटिंग तो जैसे मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट हमेशा से था एक टाइम अवेलेबिलिटी का। तो आंसर राइटिंग मैंने उतनी ज़्यादा नहीं की जितना लोग बोलते हैं करने को। मैंने फोकस किया ऐसे पे, और ऑप्शनल के मैं टेस्ट सीरीज़ देता ही था, और एक दो जीएस के दिए हैं। जीएस के मैंने एक ही दो पेपर से ज़्यादा किसी के नहीं दिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, जनरली अभी जो आप देख रहे हैं कि यूपीएससी के मेंस में जनरलाइज्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जनरल लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। और जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, वो फैक्चुअल ज़्यादा होती है। वो प्रिपेयर करने के लिए ठीक है, बट एज अ टेस्ट उसको लिखने के लिए मुझे लगता है नहीं शायद वो सही है। तो क्या आप हो सकता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाता हो ऐसा पेपर, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिसको फॉलो करता था मैं उसका आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने तो सिर्फ इतना आपको बताया जैसे कि हर टॉपिक को पढ़ाया, उसको उसके प्रॉस कॉन्स 4-4 5-5 जो नोट किए, और उसी को रिवाइज़ करता रहा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसी लाइन्स पे बनेगा ही। इंट्रोडक्शन के लिए आप एक डेटा, कोई फैक्ट एक कोई भी उठा लो, या सिंपल डेफिनेशन उठा लो। प्रोज एंड कॉन्स आपका जो है तो वो रहेगा ही, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स, और इसके साथ ही ऐसे में इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऐसे बहुत रैंडम चीज़ है, आपके 150 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं। तो ऐसे करना इंपॉर्टेंट था। बट जीएस में अगर कंटेंट्स अपने पास है सफिशेंट, तो आंसर राइटिंग का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ऐसे में हो सकता है। आप कोचिंग के लिए गए, आप सेल्फ स्टडी के लिए गए? मैंने स्टार्टिंग में ऑनलाइन पैकेज लिया था, बट क्योंकि एक तो मैं लाइव क्लासेस कभी अटेंड कर नहीं पाता था, रिकॉर्डेड क्लासेस ही करनी थी मुझे, तो फिर वही है कि मैं अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाया, और 1-2 सब्जेक्ट उस ऑनलाइन पैकेज से किए, बाकी सब सेल्फ स्टडी से ही। आजकल ये बहुत चल रहा है कि बड़े-बड़े इश्तिहार होते हैं, टीवी चैनल पे बड़े-बड़े ऐड आते हैं कि भैया हमारे यहाँ कोचिंग कर लो तो आप तो पार हो जाएँगे। कोचिंग के विषय में आप थोड़ा हमें बताएँ, कितना सही, कितना गलत, और उन रास्तों पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए, कोचिंग मुझे लगता है कि अगर आप टाइम है, अफोर्डेबल है, तो कर सकते हैं। कोचिंग से एक स्ट्रीमलाइन हो जाती है प्रिपरेशन, आप इधर-उधर नहीं भागते थे। अब क्योंकि मेरे कंडीशन में, क्योंकि मैं वर्किंग था तो मैं अच्छा अटेंड कर नहीं सकता था ना। बट अगर कोई कर सकता है, अफोर्डेबल है, कर लेनी चाहिए, बट ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए ना, कि अगर वो कहते हैं ये करो तो आप वही कर रहे हो, वो सब चीज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अब वो जो पढ़ा रहे हैं उससे आपको एक बेसिक स्टैटिक पोर्शन, आपका फाउंडेशन बन गया। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी किस लाइन पे क्वेश्चन बनाता है, पूछता है, उस लाइन से फिर आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हो। तो कोचिंग को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं ये कहूँ कि 3 पॉइंट, वो सक्सेस पॉइंट आप गिनवा दीजिए जो बच्चों को ध्यान रखने चाहिए। भैया यूपीएससी के लिए आ रहे हो, यूपीएससी के लिए जा रहे हो, देखो ये 3 पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट ध्यान रखना, वरना भूल जाना। पहला तो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कह लीजिए आप, एक ही बात है, वो मतलब वैसा है ना। हार्ड वर्क का कोई इसमें सब्स्टिट्यूट है नहीं, शॉर्टकट कोई है नहीं इसमें। दूसरी चीज़, एक फेलियर के बाद उठने का जो एक, हम जिसे कहते हैं ना, फेलियर्स बहुत आएंगे, इवन टेस्ट सीरीज आप देंगे, हो सकता है आप बहुत अटेम्प्ट्स में हो भी ना, कुछ भी रीज़न हो सकता है। एक तो वो हो गया, तो फेलियर के बाद आप बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटी होती है। और तीसरी चीज़ मैं मानूंगा कि इस एग्ज़ाम को अच्छे से समझ लें। मतलब बहुत से लोग इस एग्ज़ाम को समझते नहीं हैं, मतलब एग्ज़ाम चाहता क्या है। एक बुक्स, हमने बुक पढ़ ली, फैक्ट्स रख लिए, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एग्ज़ाम की डिमांड क्या है एग्जैक्टली, वो समझना एक बहुत मैं यही पूछ रहा था, यूपीएससी आपसे मांगता क्या है, आपने छेड़ ही दिया है। भाई यूपीएससी हमसे क्या मांगता है। देखिए, मैं मानता हूँ नॉलेज का इसमें खेल सिर्फ 50% से ज़्यादा नहीं। 50% आपका जो एक्चुअल डिलीवरी है, चाहे वो प्रीलिम्स है, मेंस है, चाहे इंटरव्यू, आप फाइनली तभी क्रॉस कर पाएंगे जब आपकी जो डिलीवरी है, जो 50% पार्ट है ना, वो अच्छा होना चाहिए। नॉलेज में सबको लिमिटेड है, नॉलेज बहुत कितनी कर लोगे आप ना। रोज़ न्यूज़पेपर में 100 फैक्ट्स डेली आ रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं। बट एक जो अप्रोच होनी चाहिए किसी भी सिविल सर्वेंट की, कि आप रेस्ट्रिक्टेड रहें अपने अप्रोच में,
कि भाई मुझे यहाँ वहाँ नहीं दौड़ना है, जो है मेरे पास वही है, उसी से मैं ऑप्टिमाइज़ करके अपना बेस्ट दे सकता हूँ, वो चीज़ होनी चाहिए। लास्ट सवाल सर, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी हॉबीज़ क्या है? क्या करना आपको बहुत पसंद है और क्या करना आपको बिल्कुल पसंद है? अभी तो हॉबीज़ का खैर टाइम ही नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का, बट क्रिकेट खेलना मेरी हॉबीज़ है, क्रिकेट देखना वगैरह। कोई और कोई ऐसा खिलाड़ी जिसे आप देखकर बड़े हुए हैं, जिसके कवर ड्राइव, जिसका स्क्वायर कट आपको लगता हो कि यार ये था, ये खिलाड़ी है, इससे ज़्यादा कहानी में देख ना पाऊँगा? तो इससे पहले तो मतलब 2010 की डिकेड की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर के मतलब वो था। और अभी मैं रोहित शर्मा का फैन हूँ। मतलब उनके जो पुल शॉट्स वगैरह मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मुझे उम्मीद है कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और हम इस प्रेरणा की रफ्तार को, प्रेरणा की राह को जारी रख पाएँगे। बहुत थैंक थैंक यू सर। यू।